बेटा क्लास में कोई खेड़ी गुज्जर से सचिन है अभी क्लास में? सचिन खेड़ी गुज्जर से, उनके घर से कोई आया होगा? है तो चले जाए भाई। चलो, कल टॉपिक कंप्लीट हो गया था? क्या पढ़ा था कल या रह गया था? पंचायत का लगभग पूरा हो गया था। पेज नंबर देखो कितने पर था? 202 पर। कंप्लीट है ये टॉपिक अब। चलो, अब बातचीत बिल्कुल बंद कर दो। हमें 40-50 मिनट मिलते हैं पढ़ने के, उसमें लगातार पढ़ें। लास्ट टॉपिक निकालो, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ हरियाणा, फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ हरियाणा। लास्ट में बेटा जो लास्ट का टॉपिक है वो निकाल लो। 243 पर है, 243 पर पुरानी किताब में, नई में हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज मिले, जितने पर भी है देख लो। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, अब तुम्हें बहुत सारे लोगों के बारे में पता चल गया। देवीलाल क्या थे? 2 बार हरियाणा के सीएम और भारत के उप प्रधानमंत्री। उनका बेटा 5 बार सीएम बना, कौन? चौटाला। बंसीलाल जी क्या कहलाते हैं? हरियाणा के, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, शिल्पकार। बिजली उन्हीं के टाइम में आई थी ना यहाँ 100%। तुम जानते हो हरियाणा में बहुत सारे लोगों ने, जैसे भजन लाल जी थे, मैंने तुम्हें शायद लिखवाया हो, एक का जन्म पाकिस्तान में हुआ, एक आर्मी के मेंबर, लिखवाया था ये सब। उन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखो पहली हेडिंग में हरियाणा के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व, यानी जिनका इतिहास की किताब में नाम है। पहले शुरू का नाम देखो, किसका नाम है पहला? ठीक है बेटा, ये टॉपिक दोबारा बिल्कुल नहीं होंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले इनके बारे में जान लो। हर्षवर्धन हमारे हरियाणा में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके पिताजी, इनका भाई, इनकी बहन और इनके पूर्वज हरियाणा की ज़मीन से संबंधित थे। ये यंग एज में ही हरियाणा छोड़ के यूपी के एरिया में चले गए थे, लेकिन यूपी के एरिया में जाने का लॉजिक था, प्रॉपर्टी बढ़ गई थी। अब इनके घर की थोड़ी सी कहानी जान लो। एक आदमी था जिसका नाम था पुष्यभूति। पुष्यभूति भी एक वंश है। वैसे ज़्यादा फेमस जो है ना वो इसको हटाए थे, हम वर्धन से पढ़ते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। वर्धन एक वंश था, एक आदमी के, इनके ज़्यादातर के नाम में वर्धन नाम के पीछे लगा। ज़्यादा मेन कैरेक्टर पूछे तो इनके पिताजी और इनका भाई, और ये सबसे मेन पूछे तो बस ये, बाकी सब थे छोटी प्रॉपर्टी के मालिक। हमारा थानेसर पड़ता है कुरुक्षेत्र में, आज भी है। थानेसर के बेल्ट में इनके पिताजी राजा थे, लोग टैक्स देते, बढ़िया खान पान था, अच्छा कामकाज था। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बेल्ट थानेसर के स्वामी थे, राजा थे। राजा होगा तो टैक्स मिलेगा, टैक्स होगा नौकर चाकर, बढ़िया कामकाज। इनके पास 3 बच्चे थे, ये एक सबसे छोटे और एक बड़ा भाई था इनका, और एक इनकी सिस्टर थी। अपनी सिस्टर का रिश्ता इनके पिताजी ने जब ढूंढा अपनी बेटी का, तो यूपी में खाता पीता परिवार था, बहुत अमीर, नाम था कन्नौज के थे वो। कन्नौज एक डिस्प्यूट था, क्यों? क्योंकि हर किसी के मन में था कन्नौज को मैं कैसे हड़प लूँ। कन्नौज के जो राजा हैं, जो एरिया जिसकी बेल्ट है, उनके घर हर्षवर्धन के पिताजी गए अपनी बेटी का रिश्ता लेके। उन्होंने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इनका नाम अच्छा था, वैसे अच्छा परिवार खानदान था। पैसा इनके पास उतना नहीं था जितना कन्नौज वालों के पास था। ये छोटी टेरिटरी के मालिक थे, यानी लड़की वाले उतने बड़े नहीं थे जितने लड़के वाले, उनका साधन बड़ा था। तो हर आदमी अपनी बेटी की शादी अपने से बड़े घर में करना चाहता है, ये उसमें तुम भी शामिल हो, मैं भी शामिल हूँ, यही ये चाहते थे। इन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया, सब ठीक ठाक हो गया। 2-3 साल बीत गए। कन्नौज का जो मेन राजा था ना, जिसके घर इन्होंने रिश्ता किया था, राजा बड़ा, राजकुमार नहीं, वो मर गया। तो राजकुमार को जिम्मेदारी मिल गई। राजकुमार था कम उम्र का, नौजवान, तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, अड़ोसी पड़ोसी का सारा ध्यान, लड़का बिल्कुल ही यंग था। तो इसके पड़ोस के जो नीचे के हिस्से के एमपी वगैरह की बेटी है, तो यूपी है, इसके नीचे एमपी बंगाल के जो उस ज़माने के लोकल राजा थे ना, उन्होंने मिलके इसका मर्डर करवा दिया, यूपी की कन्नौज के राजा का, जो किसका हस्बैंड है? हर्षवर्धन की बहन का। तो हर्षवर्धन का जो बड़ा भाई था राज्यवर्धन, वो अपनी बहन का काम धाम संभालने, भाई किसी के सिस्टर के घर में दिक्कत, भाई जाएगा, वो वहाँ गया तो उसको भी कैसे ना कैसे लपेटे में लेके, उनमें से भी 2 में से एक ने, 2 दोस्त थे वो, एक उड़ीसा, इसका बंगाल साइड का, एक एमपी का,
एक ने उसको दोस्त की तरह कि आजा भाई खाने वाने पे बैठे बैठे, दूसरे ने उसका मर्डर कर दिया। अब सोचो हर्षवर्धन के परिवार पे एकदम से विपदा आ गई, बहन विधवा हो गई, पिताजी मर गए और भाई का मर्डर हो गया। पिताजी नेचुरल डेथ हुई, 1 साल के अंदर हो गया ये सब। पिताजी 605 में गए, 606 में भाई की मौत हो गई, 606 में बहन विधवा हो गई। अब 606 में इसकी उम्र थी महज 16 साल, क्योंकि ये पैदा हुआ था 1590 में, तो 606 में इसकी उम्र अपने आप 16 साल की हो गई। अब इसको ये था कि भाई बदला लेना है, भाई पिता की प्रॉपर्टी भी संभालनी है, भाई भी गुजर गया, उसका परिवार भी है, अपनी सिस्टर का भी काम धाम। तो इसने सोचा मैं अकेला कैसे क्या करूँगा। आसपास के एरिया ने इसकी मदद करने को तैयार हो गए, और फिर ये खुद भी दमदार था, यंग था, जैसे शादी ब्याह हुआ नहीं था, भाई हद से हद क्या होगा, मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो अपने भाई की मौत का बदला और अपनी सिस्टर का जो हिस्सा है वो वापस छीनूंगा, क्योंकि मेरा ही हक बनता है। ये जब वहाँ गया तो ये किस्मत ने भी साथ दिया, अड़ोसी पड़ोसी भी इसके फेवर में थे, ये वहाँ जीत गया। जीतने के बाद इसने धीरे धीरे करके जिन्होंने इनके भाई को मारा था ना, बंगाल वाला, मालवा वाला, इनके एरिया पे कब्जा कर लिया। भाई मार दिया, अब यहाँ का राजा उसको मार डाला। तो सोचो एमपी इसका, यूपी इसका, क्योंकि बहन अब अकेली है, बहन कैसे राज संभालेगी, तो बहन का राज इसके हाथ में आ गया। यानी यूपी इसका, एमपी इसका, बंगाल इसका, गौड़ नरेश जहाँ था, भास्कर वर्मन था एक राजा असम का, वो इसका दोस्त बन गया। तो अगर मैप में इमेजिन करो तो हरियाणा से लेके यूपी आज के टाइम का, आज का एमपी, आज का बंगाल तक कोई अगर राज करे तो बड़ा राजा हो गया। आज इनमें कई सीएम बैठे हैं, कितने आईएएस कितने, तभी अकेला था। तो ये इस तरह से धीरे धीरे उभरते उभरते बड़ा बन गया। इसका अपना जो घर बार था वो था थानेसर, लेकिन थानेसर छोटी बेल्ट थी, यहाँ से बंगाल कैसे जाए, वहाँ फिर लोग गड़बड़ करेंगे। तो इसने इमेजिन किया कि भैया मेरी प्रॉपर्टी बढ़ गई तो मुझे मूव कर जाना चाहिए, कहाँ पर, कन्नौज। मेरी मेन कमाई बीच में सेंट्रल लेवल में होगी, वहाँ से मैं यूपी एमपी बंगाल सब मेरे आसपास। जैसे यूपी से एमपी को संभालना आसान है, यूपी से बंगाल को संभालना भी आसान है, लेकिन हरियाणा से बंगाल को कैसे संभालेगा कोई। तो इसने अपना राजधानी परिवर्तित कर दी, कहाँ से कहाँ उठा के ले गया, थानेसर से कन्नौज। उसके बाद इसने बहुत ग्रोथ की, लेकिन देखो इतनी प्रॉपर्टी का मालिक, इतना पैसा इसका बेटा नहीं था। 606 में इसने राजपाट संभाला, 647 में इसकी डेथ हो गई। इसकी डेथ के बाद वर्धन साम्राज्य में कोई नहीं था, इसलिए हमें इसका आगे ज़्यादा पता भी नहीं है। इसके पिता, इसके भाई बहुत बड़े राजा नहीं थे, ये सबसे बड़ा था अपनी बेल्ट का, थानेसर का। इसने एक बार अपनी बेल्ट को बढ़ाते बढ़ाते सोचा कि क्यों ना मैं ये कर्नाटक की बेल्ट तक पहुंच जाऊं, दक्षिण भारत में। तो वहाँ एक नदी के किनारे जब ये लड़ने गया साउथ वालों से, तो इसकी लड़ाई हुई थी एक नदी के तट पर, और उस लड़ाई में ये हार गया था। इसने ऊपर आके किसी को नहीं बताया कि मैं हार गया, लेकिन जो इससे जीता था उसके लिए प्राउड की बात थी कि मैंने उत्तर भारत के इतने बड़े राजा को हरा दिया। उसने ये बात पत्थर पे, चट्टान पे लिखवा दी। तो फिर बाद में हमें पता चला कि ये हारा भी था। दक्षिण भारत में जब ये गया, एक नदी के किनारे दूसरे राजा ने, पुलकेशियन द्वितीय नाम था उस राजा का, पुलकेशियन सेकंड, इससे हारा था। कौन हारा इससे? हर्षवर्धन ने ये बात कही नहीं कही, लेकिन पुलकेशियन द्वितीय ने ये अभिलेख चट्टान पे लिखवा दिया, जिससे हमें पता चल गया कि ये साउथ की तरफ कोशिश करने गया पर ये हार गया। अब जैसे इतना लंबा राज हो गया, 606 से 647, मान लो कोई पीएम बने इतना लंबा, तो अपने आप ही बहुत सारे काम करने का मन करेगा। इसने सोचा कि मेरे बारे में लिखा जाना चाहिए, भाई मेरे बाप दादा हम सब के बारे में। तो इसने अपने बारे में एक पूरा फैमिली का ट्री, कि हमारे घर में पहला आदमी कौन था, फिर उसके पास कितनी प्रॉपर्टी, फिर दूसरा कौन, मेरे पिताजी ने क्या किया, मेरे भाई ने क्या किया, मैंने क्या किया, हमारी कितनी प्रॉपर्टी, ये सब लिखवाया। ये जो किताब लिखी गई इसी को कहा जाता है हर्ष चरित्र, और इसी को जब हिंदी में ट्रांसलेट किया तो हर्ष चरित्र बन गया, हर्ष चरित्र। तो इसमें 8 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर इसके पूर्वजों के हैं जिसमें इसके बाप दादा परदादा सब, और 5 में अकेले इसकी कहानी है, इसकी विजयों का वर्णन। ये कहाँ कहाँ गया, अपनी बुराई कौन लिखवाता बेटा, अपने बारे में क्यों लिखवाता कि मैं कहीं हारा, लेकिन मैंने इतने दान किए, मैंने ये जीता, मैंने ये किया, ये इसने 5 चैप्टर्स में लिखवाया। हर्ष चरित्र लिखने वाला आदमी है इसका क्लोज सर्कल का दोस्त कह लो, इसके दरबार में रहने वाला बाणभट्ट। तो बाणभट्ट इसका राजकवि भी है, जिसने कौन सी किताब लिखी है, हर्षचरित्र। कहते हैं ये खुद भी शौकीन था, अब ये बात पता नहीं सच है कि झूठ है। ये कहा जाता है कि इसने भी 3 किताबें लिखी, पर एक आदमी का कहना था कि मैंने लिखी थी ये किताब और इसने मुझसे ज़बरदस्ती छीन के
मेरा मुंह बंद कर दिया कि मैं बताऊं ना, और अपना नाम लिखवा लिया कि मैंने लिखी हैं। तो ये 3 किताबें, अब वही बात है कि रियलिटी बताने वाला कौन है। तो ये 3 किताबें जो इसने लिखी हैं, ये हैं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये 3 किताबें किसने लिखी हैं? हाँ, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन मार्क है कि लिखी भी है कि नहीं। फिर भी मेजॉरिटी कहती है कि हाँ इसी ने लिखी होंगी, इसलिए इसको कहते हैं साहित्यकार राजा था ये। कोई राजा इतना पढ़ा लिखा हो ना, बहुत बड़ी बात है। तो ये 3 किताबें हर्षवर्धन की हैं। इसको याद करने का ट्रिक ये है, नाग और रत्न इसको प्रिय थे। नाग और रत्न किसको प्रिय थे? हर्ष को, जिसकी किताब का नाम क्या है? हर्ष चरित। किसने लिखी वो? बाणभट्ट। कितने चैप्टर लिखे? 8। 3 इसके परिवार के और 5 चैप्टर इसके हैं। आ गया समझ में? ये जल्दी से पढ़ो, हर्षवर्धन। ये हरियाणा की फेमस पर्सनालिटी का सबसे पहला नाम, हर्षवर्धन। पहला टिक करना, हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का बेटा, राज्यवर्धन का भाई है ये। इसकी बहन का नाम है राज्यश्री। ठीक है, यहीं पे लिख लो, इसका भाई राज्यवर्धन, बहन राज्यश्री। तो राज्यवर्धन, राज्यश्री और हर्षवर्धन, ये 3 बच्चे हैं प्रभाकर वर्धन के। राज्यवर्धन, राज्यश्री, राज्य दोनों के नाम में है। टिक करो इसमें। 606 से 647 ये इसका टेन्योर, इसका टाइम पीरियड है। इसमें ईसा पूर्व लिखा है ना, काट दो। अगर लिखा है तो ईसवी कर लो, ये गलती थी किताब में। ईसवी ही है, नई में ईसवी है तो बहुत अच्छी बात है। ईसा पूर्व हो तो ठीक कर लेना, ईसवी अब की बात है ये, 606 के बाद की। तक थानेसर, टिक करो। पुष्यभूति, पुष्यभूति डबल टिक कर लो। ये सबसे पहला आदमी था पुष्यभूति नाम का, मतलब इसके कोई पूर्वज होंगे जिसका पहले का नाम था पुष्यभूति। और इसका नाम क्या है? हर्षवर्धन। पहला पुष्यभूति, लास्ट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का कोई बेटा नहीं था, तो इसके साथ इसका वंश भी समाप्त हो गया। आगे पढ़ना। इन्हें उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, टिक कर लो, अंतिम हिंदू, क्योंकि 712 के बाद आपके ऊपर अटैक होने लग गए। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712, क्या नाम था उसका? हाँ, MBQ, मोहम्मद बिन कासिम। तो 647 में आपका हिंदू लास्ट राजा मर गया जो उत्तर भारत का है। फिर 712 में कुछ साल तो कलेश चला होगा, मारकाट, भाई मेरा मेरा मेरा। फिर 712 में हमारे ऊपर एक विदेशी आक्रमणकारी, ये पहला आदमी था मुस्लिम। इससे पहले हमने इस्लाम धर्म कभी ना सुना था ना देखा था। इस आदमी के आने के बाद हमें पता चला कि अच्छा जजिया भी कोई टैक्स होता है, ऐसे भी पूजा की जाती है। ये था पहला आदमी, MBQ, मोहम्मद बिन कासिम। तो अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन। कब से कब तक? 606 से 647। चलो जल्दी से पढ़ो। ये प्रसिद्ध विद्वान, लेखक और विद्वानों के आश्रयदाता थे। तो अपने महल में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को रखते थे। इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट, टिक करो, नागानंद, इनकी बुक है ये, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। क्या क्या प्रिय था इनको? नाग और रत्न, ये इनकी स्वरचित कहते हैं। यहीं लिख लो, हर्षचरित, वो बाणभट्ट ने लिखी, जिसमें इसका पूरा फैमिली ट्री है। हर्षचरित, बाणभट्ट नहीं, ये 3 इसने लिखी हैं। रत्न और नाग प्रिय थे हर्षवर्धन को। पर हर्षवर्धन की कहानी किसने लिखी बड़ी? बाणभट्ट। कितने चैप्टर वाली? 8। ये पूछा गया इसलिए 2-3 बार बता दिया। 8 चैप्टर, 8 अध्याय, 3 इसके पूर्वजों के और 5 चैप्टर इसके हैं। इसका सबसे पहला पूर्वज कौन था? पुष्यभूति। और अंतिम ये खुद है। इसके बाद हमारे देश में कौन से लोग आ गए? मुस्लिम, 712 के बाद से। चलो अगला है महिपाल। महिपाल छोटे एरिया का राजा था, कुछ ज़्यादा नहीं था। टिक कर लो। महिपाल दिल्ली, इसके आसपास का राजा। इन्होंने मसूद, महमूद गजनवी, गजनवी याद है तुम लोगों को? गजनवी ने 17 आक्रमण किए पैसे लूटने के लिए। उसके बाद मसूद और मादू करके इसका पोता और इसका पड़पोता ये आए थे, उनमें से है ये। मसूद की मृत्यु के बाद 1043 में हांसी और थानेसर सहित बड़े भूभाग पर अधिकार। तो महिपाल एक छोटे से लोकल एरिया का राजा है जिसने छोटे से हिस्से पे कब्जा कर लिया। ये कोई बहुत बड़ी हिस्ट्री में नहीं लिखा हुआ। अगला देखो, अनंगपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा सुन लो। दिल्ली के आसपास एक नई डायनेस्टी, एक नया वंश आया था जिसे कहते हैं तोमर वंश। ये कोई बहुत स्ट्रांग नहीं थे, पर इन्होंने
ये देखा कि भैया हर्षवर्धन मर गया, अब ये सब खाली पड़ा है, तो 737-38 में दिल्ली के आसपास के इलाके पे इन्होंने कब्जा कर लिया। तब दिल्ली का नाम था ढिल्ली का। तो दिल्ली पे कब्जा किसने कर लिया? अनंग पाल, हाँ तोमर। तोमर में पहला लड़का था अनंग पाल तोमर। तो ये दिल्ली का हर्षवर्धन जब मरा तो वो दबदबा खत्म हो गया। अब ये था कि कोई भी आके बैठ जाओ, तो तोमर वंश एक नया वंश आ गया जिसका पहला लड़का है अनंगपाल तोमर। इन लोगों ने ही हमारे अनंगपुर नाम का एक बांध बनाया। मैंने तुम्हें बांध में लिखवाया था, क्या लिखा था? हाँ, हरियाणा का पहला ग्रेविटी बांध बताया था, उसमें सीमेंट नहीं लगी, पत्थर रख। हाँ, तो पहला ग्रेविटी बांध, क्वार्टजाइट पत्थर भी लिखवाया था ना मैंने, वो इसी ने तो बनवाया था। कहाँ बनवाया? फरीदाबाद। दिल्ली फरीदाबाद इकट्ठे। आज तो चलो पता है, तब पता थोड़ी ना था कि ये हरियाणा है, पंजाब, ये दिल्ली, सब इकट्ठे। ये वो आदमी हैं, इन्होंने ही एक झील बनवाई हरियाणा में जिसे कहते हैं सूरजकुंड झील, मयूर के आकार की मोर जैसी, तो नाम पड़ गया सूरजकुंड झील। यहाँ क्राफ्ट का सबसे बड़ा मेला भरता है हर साल फरवरी मार्च के महीने में। तो ये सूरजकुंड जब भी आए, अनंगपाल तोमर, सूरजपाल तोमर, इनका नाम आएगा। जल्दी से टिक कर लो। अनंगपाल सेकंड, अनंगपाल द्वितीय तोमर वंश का शासक था। टिक करो तोमर। तोमर किसके मरने के बाद आए? वर्धन। पहले वर्धन था तो कोई कुछ नहीं बोला, इसके बाद आए तोमर। आगे पढ़ना। इसके राज्य का विस्तार हरियाणा से दिल्ली, ये टिक कर लो, तभी हमारा सूरजकुंड और ये अनंगपाल, अनंगपुर, ये सब आएंगे। इसके राज्य की राजधानी दिल्ली थी, ये टिक कर लेना। तोमर ने दिल्ली बसाई थी, लिखो यहाँ 737-38 ढिल्ली का, इसी की बसाई हुई है दिल्ली। 737, 737-38 में ढिल्ली का किसने बसाई? अनंगपाल तोमर ने, अनंगपाल तोमर। नेक्स्ट पढ़ो। इन्होंने तोमर राज्य को सुदृढ़ किया और सेना को अनुशासित किया। इन्होंने ही, तोमरों ने ही, अंडरलाइन कर लो, सूरजकुंड का निर्माण करवाया। यहाँ लिखो FBD फरीदाबाद, क्राफ्ट मेला भरता है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आते हैं पेपर में। कब शुरू हुआ था क्राफ्ट मेला? हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बने सामान, पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये, दुनिया आती है यहाँ, अफ्रीका से, यूरोप से स्टॉल लगाते हैं अपने। ये कब स्टार्ट हुआ? 1987 में, वो लिख लो यहाँ, क्राफ्ट मेला सूरजकुंड फरीदाबाद 1987। चलो अब आ जाओ पृथ्वीराज चौहान। ये नाम तो तुमने सुना हुआ है, किससे लड़ा था? मोहम्मद गौरी से। थोड़ा सा जान लो, पृथ्वीराज चौहान जिस वंश का है उस वंश का नाम क्या है? एक्चुअली हुआ क्या था, जब ये मर गया था ना 606 वाला, कौन? हाँ, तब लोकल 3 एरिया से 3 कम्युनिटी बाहर आ गई थी कि भाई हम राज करेंगे, जिनमें एक बड़ा नाम किसका था? चौहानों का। ये हरियाणा के नहीं थे, राजस्थान की बेल्ट के थे, पर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा तब एक ही मानते थे कि वहाँ ताकत है तो यहाँ भी ताकत। तोमर बेसिकली दिल्ली में, ये अनंगपाल तोमर। भादानक बेसिकली हरियाणा की रेवाड़ी के आसपास के। तो सोचो, हरियाणा से दिल्ली लगता है, हरियाणा से राजस्थान, यानी हम तीनों की बेल्ट में एक एक कम्युनिटी ताकतवर बन गई। हरियाणा के साउथ में भादानक ताकतवर बन गए, रेवाड़ी के आसपास। दिल्ली में तोमर ताकतवर बन गए, और राजस्थान में चौहान। ये चौहान ना थोड़ा लेट आए, बड़े बन के। जैसे चौहान की बात कर रहे हैं हम, मेन एक नाम लेंगे, किसका? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज लड़ेगा 1191 और 1192। अभी मैंने तोमर का क्या सन लिखवाया तुम्हें? 736-37। इससे तुम आइडिया लगाओ कि ये वाला चौहान तो बहुत लेट आया, तब तो ये पैदा भी नहीं हुआ, इसके घर में भी कोई बहुत पुरानी वंश रहा होगा। इसका मतलब जब चौहान आए तब तक तोमर और भादानक कमज़ोर पड़ने लग गए होंगे, 200-300 साल। तो इनको हटा के फिर चौहानों ने दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया, चौहानों ने हरियाणा पे भी कब्जा कर लिया, और राजस्थान इनका था ही। इनमें सबसे ताकतवर जो लड़का था, यंग एज में बना, पृथ्वीराज चौहान। बहुत यंग एज में इसको प्रॉपर्टी का सारा कामकाज, इंटेलिजेंट था, संभालना आ गया। अब इसकी भिड़ंत हुई मोहम्मद गौरी के साथ। गौरी के साथ जब ये पहली टक्कर हुई इनकी, तब ये जीत गया और गौरी हार गया। लेकिन ये एक गलती कर गया, इसीलिए एक्सपीरियंस काम आता है बेटा। इसको लड़ाई का ऐसा कोई बड़ा एक्सपीरियंस था नहीं, ताकतवर था, काबिल था। इसने गलती क्या की? इसने गौरी को जिंदा छोड़ दिया। इसने ये अंदाज़ा ही नहीं लगाया कि गौरी दोबारा आएगा और नुकसान करेगा। गौरी जिंदा रहने को बेइज्जती मान गया,
जैसे गौरी को ये फील नहीं हुआ कि मैं धन्यवाद करूं। कोई हमारी जान अगर किसी चीज़ से बचा ले हम तब भी थैंकफुल होते हैं। गौरी को इसने जिंदा छोड़ दिया और अपने उससे उतर के सिंहासन से अपनी माला गले से निकाल के इसकी गले में पहनाई और बोला कि भैया ये जो है राजा है, इज्जत से इसको लेके जाओ, इसे बंदियों की तरह मत पकड़ो। तो इस बात से गौरी चिढ़ गया कि इसने एक तरह से मेरी बेइज्जती कर दी, इससे बढ़िया मेरे गर्दन काट देता। गौरी प्लान करता रहा 1 साल तक कि मैं इससे बदला लूँगा। वहाँ खूब प्रैक्टिस की इसने, अपनी सेना फौज सब तैयार की। उस बीच में पृथ्वीराज चौहान जो था यंग लड़का, ये अपने शादी ब्याह के चक्कर में फंस गया। वो 1 साल इसने अपना बर्बाद कर दिया, टाइम पे ध्यान नहीं दिया कि मुझे मेन टारगेट है क्षत्रिय के रूप में काम करना। जब ये अपनी लड़ाई झगड़े की पूरी दिमाग में एक दुश्मनी पाल रहा था, तब ये काइंड हार्टेड, इसको क्या पता कि दोबारा लौटेगा। 1 साल बाद उन्हीं दिनों में ये दोबारा लौट आया और इस बार ये दमखम के साथ है और बदला लेने का टारगेट बना के आया। तो ये दिखती बात थी कि ये कमज़ोर पड़ेंगे, ये हावी हो जाएगा। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, पर पृथ्वीराज का एक नाम था हमारी इस बेल्ट में। हाँसी का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवा रखा था। पृथ्वीराज चौहान की ना कचहरी लगती थी हमारे यहाँ, जैसे वो न्याय, एक ऐसे ऊंचा सा सिंहासन था, 12 दरी हैं ऐसे ना उसने बनवा रखा था। देखो जैसे बड़ा सा हॉल मान लो, इस हॉल में बीच में यहाँ बड़ा सा सिंहासन और यहाँ कमरे खुलते थे ऐसे 3 3 3 इस तरह के गेट थे। तो ये अगर तुम जोड़ोगे तो 3 4 12 ना, इसे कहते हैं 12 दरी। 12 दर मतलब दरवाज़ा, चौखट, भाई दर पर। तो ये 12 दरी इसको कहते हैं। यहाँ जिसको प्रॉब्लम होती अपनी बात लेके इसके सामने जाता, कभी कभी आता था, रोज़ नहीं बैठता क्योंकि रोज़ तो राजस्थान दिल्ली भी तो संभालने हैं। कोई एक दिन डिसाइडेड होता भाई इस दिन पृथ्वीराज आएगा और न्याय करेगा, तो न्याय के लिए जाना जाता था। उस दिन ये सिंहासन पे आसीन होके यहाँ सामने फरियादी खड़े होते और चारों डायरेक्शन से चारों जो दर थे, ये 12 दर, इनसे लोग बैठ के इनको देखते थे। तो ये फेमस सी कचहरी थी, ये पृथ्वीराज चौहान की कचहरी हमारे हरियाणा में लगती थी। इन्होंने हाँसी में काम किया, भिवानी में काम किया, गोहाना में काम किया। एक तरह से कहने का मतलब पूरे हरियाणा को कवर किया। किस राजा ने? मेन राजा ये हैं राजस्थान के। राजस्थान तो इनका पूरा डिटेल पढ़ता है, लेकिन क्योंकि इनका संबंध हमसे भी रहा इसलिए हम भी इनको पढ़ते हैं। पढ़ के देखो अब, पृथ्वीराज चौहान, इनका बर्थ ईयर लिख लो 1166। बहुत यंग एज में राजा बन गए थे ये। 1166 1166। अब अंडरलाइन करना, पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय शासक थे। क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? लड़ाई करना। क्षत्रिय का धर्म अपने एरिया की रक्षा करना, वो गड़बड़ कर गई है। अंडरलाइन करना, अजमेर और दिल्ली पर राज। अजमेर तो राजस्थान और दिल्ली है ही। शासनकाल टिक करो 1178 से 1192 तक। 92 में फिर किसने हरा दिया? गौरी। अब इनका बर्थ ईयर तुमने क्या लिखा? 1166 और 1192। उम्र देखना ज़रा, बहुत यंग एज है अभी, कोई उम्र हुई नहीं। 96 आता तब 30 साल के होते ना, अभी उससे भी 4 साल कम थे। तो बहुत यंग एज में ही गद्दी हाथ में आ गई और यंग एज में ही इनकी लाइफ भी ख़त्म हो गई। ये टिक कर लो। 78 से 92 तक रहा। इनके उपनाम टिक करना, राय पिथौरा। दिल्ली में इस नाम का किला भी है आज भी। किला राय पिथौरा है दिल्ली में, बस स्टैंड है वहाँ पर। और ये बहुत पॉश एरिया में है, जिसको हौज खास कहते हैं ना, वहीं हौज खास से पहले पड़ता है किला राय पिथौरा। बस टूटा फूटा खंडर टाइप का है, वो इन्हीं का है, पृथ्वीराज चौहान का। इंपॉर्टेंट लिख लो, यहाँ पूछ लेंगे राय पिथौरा किसकी उपाधि है? पृथ्वीराज चौहान की। नेक्स्ट टिक करना, पृथ्वीराज तृतीय, ये इनका नाम है। तृतीय क्यों? क्योंकि 2 पहले पृथ्वीराज थे, तो इनके नाम के आगे तृतीय लिख देते हैं, थर्ड। यही राय पिथौरा। हिंदू सम्राट भी कहते हैं इनको। और सपा दल क्षेश्वर। सपा दल क्षेश्वर इसका मतलब सब दलों का स्वामी, जितने दल हैं उन सबका स्वामी। तो ये किसके नाम है? ये पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान कौन सा है? तीसरा। सपा दल क्षेश्वर, राय पिथौरा, ये सब इसी के नाम हैं। इम्पॉर्टेंट है नाम, आगे पढ़ना। इन्होंने तराइन, तराइन कहाँ पड़ेगा? करनाल। तराइन के पहले युद्ध में 1191 गौरी को हराया। तराइन के दूसरे युद्ध 92 में गौरी ने इन्हें पराजित कर इनकी हत्या कर दी। तो चौहानों में एक लड़के ने बहुत बढ़िया दबदबा बनाया और शायद वो भारत का बहुत बड़ा सम्राट बनता, पर उससे पहले ही मारे गए। नेक्स्ट पे आ जाओ, जाटवां। इनके बारे में थोड़ा सा जान लो। जब हमारे यहाँ पर ये गौरी आ रहा था, गौरी, तो इस गौरी के साथ, पता है गौरी के बेटे नहीं थे, मोहम्मद गौरी के बेटे नहीं थे,
प्रॉपर्टी ढेर इकट्ठी कर ली। इसने अपने 3 गुलामों को कहा कि तुम काबिल हो, मेरे बेटों की जगह तुम काम संभाल लेना कल को जब मैं मर जाऊं। ये 3 लड़के थे, एक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, एक का नाम कुबाचा, एक का नाम यल्दौज। जब ये मर गया ना 1200 कब मरा, ये 6 में, ये गौरी जिसने ये हमारा पृथ्वीराज का के साथ लड़ाई की, ये 1206 में मरा। तो इसके मरने के बाद इसके हिस्से 3 हिस्सों में बंट गए। जो लाहौर से दिल्ली था ये ऐबक ने ले लिया, इसके आगे की बेल्ट ले ली कुबाचा ने, और यल्दौज चला गया गौर में जो इसके राजा का मेन लैंड था, मेन इनका इलाका था। 3 दोस्तों ने प्रॉपर्टी बांट ली। उस लड़ाई में, जबकि प्रॉपर्टी बांटी उससे पहले की लड़ाई में, जब ये लड़ाई चल रही थी, पृथ्वीराज, बल्कि पुरानी बात कर रही हूँ, जब पृथ्वीराज भी था, पृथ्वीराज चौहान, किससे लड़े हैं ये? तो जब ये लड़े ना चौहान, ये तो अजमेर राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं, यहाँ के हैं। तो हमारे हरियाणा का ये जो जाटवा नाम का आदमी है, ये हाँसी हिसार की बेल्ट पे था। एक्चुअल में हाँसी हिसार की बेल्ट एक दूसरे आदमी के पास थी। फिर उसने कहा कि मैं मदद करूंगा, भाई ये हमारे देश का आदमी है, ये विदेशी आ रहा है, इसको मैं मदद करूंगा। तो वो इनकी मदद करने चले गए। गोविंद राय नाम था उनका, गोविंद राय। एक्चुअल में राजा वो थे हाँसी हिसार के, लेकिन वो किसकी मदद करने चले गए? चौहान की। पहली बार भी गए, जीत गए, दोबारा भी गए, इस बार ये मारे गए। जब चौहान ही नहीं बचा, इनको कौन छोड़ता। अब ये मारे गए तो हिसार की बेल्ट खाली हो गई। तब हिसार की बेल्ट पर कौन बैठा? जाटवा। लेकिन फिर जाटवा भी मारा गया। तो जाटवा एक लोकल कैरेक्टर है जो कि गोविंद राय की सेना के मरने के बाद इस एरिया का स्वामी बना। ये टिक कर लो, जाटवा। जाटवा हाँसी और हिसार के सेना नायक थे। इन्होंने तराइन के दूसरे युद्ध के बाद हाँसी दुर्ग को जीता था। क्यों जीता इसने जब कौन मर गया? गोविंद राय। तो इस बेल्ट का राजा कौन था? गोविंद राय। ये टिक कर लो, यहाँ लिख लो गोविंद राय, ताकि तुम्हें याद रहे कि ये एक्चुअल में राजा नहीं है, ये तो सेना नायक था गोविंद राय के मरने के बाद। नेक्स्ट पढ़ना, मोहम्मद गौरी के सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी का बेटा तो था नहीं, कितने चेले थे इसके? 3, ऐबक, यल्दौज, कुबाचा। टिक करना। ऐबक के साथ पश्चिमी बांगर क्षेत्र, तुम्हें खादर और बांगर सबको पता ही होगा, क्या होती है खादर? जो ज़िले हरियाणा के बिल्कुल टच हैं यमुना से, वहाँ हर साल इस मौसम में नदी का पानी बढ़ता है। बारिश में पानी बढ़ेगा ना, तो जो गांव लगते हैं इस यमुना के साथ, उन गांव के आसपास की मिट्टी में हर साल इन दिनों में एक नई परत आ जाती है। क्योंकि नदी हमेशा, आपको पता है, पहाड़ के कणों को काट के लाएगी, जिसको हम रेती कहते हैं। रेती नहीं बिछ जाती भाई, बहुत बढ़िया मिट्टी। अब जो लगते गांव हैं, यमुना आएगी, स्तर बढ़ेगा, इस टाइम पे यमुना का पानी का लेवल बढ़ेगा। तो पानी का लेवल बढ़ेगा तो जो रेत लाई है, साइड का एरिया ऊंचा, वहाँ जब वो जाएगी पानी लेके तो रेत वहीं छोड़ देगी, नीचे उतरेगा तो पानी उतरेगा। ऐसा देखा है तुम लोगों ने? जब नदी आती है, अगर ऊंचा इलाका है तो रेत वहीं पानी उतर जाता है, इकट्ठा नहीं हो जाता रेत। ऐसे ही रेत हर साल, ये जो इलाका सिर्फ यमुना से साथ लगता है ना, यहाँ इकट्ठा होता है इन गाँव में। इस बेल्ट को बोलते हैं खादर। और खादर सबसे बेस्ट मिट्टी होती है। खादर जितनी बढ़िया मिट्टी हो नहीं सकती। जलोड़ तो सारी ही है, ये जलोड़ का भी एक पार्ट है। जलोड़ के 4 पार्ट है, जिसमें से मेन पार्ट है खादर का। तो जितने यमुना से लगते ज़िले हैं ना हमारे, इन सब की मिट्टी में हर साल बहुत बढ़िया मिट्टी की एक परत आ जाती है। इसीलिए यमुना से लगते वाले गांव अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और ये इस्तेमाल ना करें ना, तो नेचुरल तरीके से बहुत बढ़िया खेती ले सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी को पैसा कमाना है, क्योंकि ज़रूरत है, महंगाई है, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और ये सब इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ जब आदमी को ये DAP के खाद वाद के अकल नहीं थी, तो इस तरह के गाँव में बहुत बढ़िया फसल होती थी हर साल, कारण इनमें नई मिट्टी के कण बिछ जाते थे। आज से 50,000 पहले, 60,000 साल पहले भी तो लाइफ थी, जब पुराने टाइम में जीव जंतु जो भी रहा होगा, उस टाइम पर यमुना यहाँ नहीं बहती थी जहाँ आज बहती है। उस टाइम पे हो सकता है यमुना और कहीं बहती हो। नदियाँ रास्ता बदलती हैं, ये जानते हो तुम लोग? ये हमारी घग्गर आज जो जाती है इसमें राजस्थान में, ऐसा कहते हैं पहले ये उधर जाती ही नहीं थी, ये घग्गर ही तो सरस्वती थी, ये वहाँ से निकल के और ये यमुना के साथ साथ गंगा में गिरती थी। आज देखना जरा, राजस्थान उल्टी बेल्ट पकड़ ली। तो एक टाइम था जब यमुना थोड़ा इस तरफ के इलाके की तरफ बहती थी, यहाँ पुरानी मिट्टी जमी हुई है जलोड़ की, इसे कहा जाता है बांगर। तो हमारे हरियाणा का जो इंटरनल एरिया है ना, अंदर वाला, ये तो है बांगर प्रदेश, और जो बिल्कुल नदी के आसपास का एरिया है, ये क्या कहलाता है? खादर।
तो सोनीपत की बेल्ट हो गई, ये पानीपत की बेल्ट हो गई, आगे करनाल की बेल्ट हो गई, ये सब खादर का इलाका है। और थोड़े अंदर चले जाओ, रोहतक से इस तरफ सारा, ये सारा बांगर का। क्लियर सबको? भिवानी किस में आएगा और सोनीपत किस में आएगा? बस ये अंतर है, इस नदी के कारण ये खादर हो गया, वो बांगर हो गया। चलो आगे पढ़ो। कुबाचा, यलदौज और ऐबक। ऐबक तो हमारे यहाँ, कुबाचा थोड़ी ऊपर और यलदौज और आगे। चलो आगे पढ़ना। अब बांगर क्षेत्र में, बांगर लिख लो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी खादर। ज्यादा अच्छी कौन सी हुई? खादर। आगे पढ़ना। एक युद्ध में पराजित हो गए और इनकी मृत्यु हो गई। अब अगला है हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती और हेमू दोनों के बारे में पहले जान लो। तुमने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, एक मेडिकल कॉलेज है हमारे यहाँ मेवात में, उसके बाहर एंट्री गेट पर लिखा है शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज। ये नाम क्यों लिखा है वहाँ, हसन खां मेवाती, और इनके नाम के आगे शहीद भी लिखा है, हसन खान मेवाती। इसका कारण जान लो। मेवात में लड़े होंगे इसलिए मेवाती कहलाए होंगे, और शहीद हुए तो किसी बाहर के आदमी से लड़े होंगे तभी शहीद कहलाए। आपस में लड़के कौन शहीद कहलाएगा? हसन खां मेवाती टक्कर लेंगे, विदेशी आएंगे ना जब हरियाणा में, तो ये लड़ेंगे उनसे। अपनी प्रॉपर्टी ऐसे ही नहीं कि भैया तुम आके राज कर लो, लड़ेंगे और लड़ाई में मारे जाएंगे। तो फिर लोग कहेंगे कि भाई कितना बढ़िया आदमी था, अपनी ज़मीन तब तक किसी के हाथ नहीं जाने दी जब तक इसकी सांस चली। तो इनके नाम के आगे क्या लिखा गया? शहीद। आज इनके नाम का मेडिकल कॉलेज चलता है मेवात में, नूह में। तो नूह का ये एक आदमी जिसका नाम अमर है ये, क्योंकि शहीद अगर मेडिकल कॉलेज है बड़ा आदमी था, वही है ये। टिक कर लो। हसन खां मेवाती बाबर से लड़ा था। बाबर, बाबर कितना भयानक था, तोप खाना लाया था। बाबर से अच्छे अच्छे भी पीछे हट गए थे। ये इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम था, जिसके पिताजी के पास, सिकंदर लोदी के पास दुनिया भर का पैसा था, कितना बड़ा नाम, जिन लोगों ने फतेहपुर सीकरी शहर बसा दिया, वो तक मर गए थे। और हमारा एक लोकल लीडर जिसके पास कोई तोप खाना नहीं, कोई ज़्यादा हथियार नहीं, वो सामने आके डट के कि भैया मैं लड़ूंगा और मेरे हिस्से में तब तक नहीं आने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। ये आदमी कौन था? बाबर से पंगेबाजी लेना मजाक नहीं था, ये बाबर से लड़ा था। यहाँ लिख लो बाबर। पढ़ो आगे। हसन खां मेवाती लोदी वंश के शासकों के अधीन मेवात के शासक थे। इब्राहिम लोदी तो मारा गया, उसके बाद फिर मेवात की तरफ जब ये गए तो ये भी मारे गए। आगे पढ़ लो। इब्राहिम लोदी की पराजय, यहाँ लिख लो पानीपत का फर्स्ट युद्ध, उसमें हार गया था लोदी। पानीपत का फर्स्ट युद्ध के बाद मेवात के स्वतंत्र शासक, तो जब इनका राजा मारा गया ना, तो इस मेवात वाले ने कहा भाई मर गया होगा राजा हमारा, हमें दुख है, लेकिन इस बेल्ट का राजा मैं हूँ और मेरी बेल्ट नहीं ले सकता बाबर। लड़ेगा, मैं मर गया तो ले लेगा, अदरवाइज ये बेल्ट मेरी है, मैं यहाँ का राजा हूँ, स्वतंत्र राजा। टिक करना। 1527 में बाबर के साथ हुए एक युद्ध में हसन खां मेवाती मारे गए और इनके बेटे नाहर खां को बाबर द्वारा बंदी बना लिया गया। तो हरियाणा का एक लोकल छोटे से एरिया का आदमी बाबर जैसे ताकतवर आदमी से भिड़ा। कौन था ये आदमी? हसन खां मेवाती। सबको पता था मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी ये पता हो कि आप मारे जाएंगे तब लड़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। 1527 में, तब से इनके नाम के आगे क्या जुड़ गया? शहीद। यहाँ लिख लो मेडिकल कॉलेज मेवात नूह में, मेडिकल कॉलेज मेवात नूह में। ठीक है, चलो अब एक अगला नाम किसका लिखा है? हेमू। मैंने सुनाई थी इनकी कहानी, नहीं पता तो सुन लो। पूरा नाम था हेमचंद्र और नाम के आगे लिखते थे विक्रमादित्य। 14 विक्रमादित्य हुए हमारे हिंदू कल्चर में। हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू सुन के लगता है मुस्लिम होंगे लेकिन हिंदू हैं ये। हेमचंद्र विक्रमादित्य एक्चुअल में कोई राजा थे ही नहीं, ये तो व्यापारी थे। बाद में जाके फिर इन्होंने कामकाज, जब कोई मिला नहीं, देखा कि भैया एरिया खाली है, तब इन्होंने राजपाट संभाल लिया। ये सेनापति बन गए थे जाके एक यूपी की बेल्ट के आदमी के। फिर वहाँ से कहते हैं इन्होंने 22 लड़ाई लड़ी और सारी जीते, एक भी लड़ाई नहीं हारे। तो इनके मन में आया कि मैं किसी के अंडर रह के काम करूं, मैं अपना ही ना काम कर लूं। भाई लड़ाई तो मैं ही लड़ने जाता हूं, नाम राजा का, तो मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा और मैं ही राजा। ये बात इनके दिमाग में आई। जब इनके दिमाग में ये बात आई तब दिल्ली का कोई राजा नहीं था, तो इन्होंने अपने आप को कह दिया कि भाई दिल्ली मेरी है। अक्टूबर 1556 में इन्होंने दिल्ली को 1556 में ये घोषणा कर दी कि मैं दिल्ली का स्वतंत्र राजा हूँ और जो मुझसे लड़ेगा फिर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बाकी सब तो पीछे हट ही गए, कोई था ही नहीं। लेकिन अकबर
जिसके पिताजी थे हुमायूं। बाबर उसके दादा थे बेटा, भाजसा है ना। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। बाबर तो ये मेवाती, क्या नाम मेवाती का, हसन खां मेवाती, 1526 से 30 में मर गया। फिर हुमायूं को राजपाट मिला, पर ये हमेशा घूमता ही रहा। 10 साल कलेश में पड़ा रहा, फिर जाके 15 साल विदेश में शाह, ईरान के राजा के पास, फिर वापस आए। जब ये वापस आ रहे थे ना, उस टाइम पे दिल्ली, हरियाणा सब बेल्ट खाली थी, कोई ताकतवर था नहीं। तो दिल्ली पे कब्जा कर लिया जब तक ये आए, किसने, हेमू ने, हेमचंद्र। तो फिर सेकेंड युद्ध लड़े। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने कहा ठीक है मैं भी लड़ लूँगा, प्रॉपर्टी मेरी, मैं 22 लड़ाई पहले भी लड़ा हुआ हूँ। वहाँ से आ गया हुमायूं। अब हुमायूं का नाम नहीं लेते, नाम लेते हैं अकबर का, क्योंकि अकबर भी नहीं लड़ा, हुमायूं भी नहीं लड़ा, ये लड़ा था बैरम खां, बैरम खां, लेकिन नाम राजा का लिया जाएगा। तो अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में हेमचंद्र 99% फाइनली जीत गया था, लेकिन लास्ट मौके पे आके एक तीर उस तरफ से ऐसा चला जो हेमू की आंख में लग गया। ये हाथी के ऊपर हौद पे, जो बड़ा सा होता है ना बैठने का, उस पे बैठा था। जैसे ही वो तीर लगा, आंख बहुत सेंसिटिव है, अगर देखो कई बार हाथ भी लग जाए किसी का तो लाल हो जाती है, एकदम से लगा तो इसको चक्कर आ गया। चक्कर आया तो इस हाथी के हौद से गिर गया। इसके गिरते ही पीछे जो लड़ रहे थे ना सैनिक, उनको लगा हमारा राजा मर गया। सैनिक कमज़ोर होते हैं, वो तो राजा के दम पे लड़ते हैं, वो तुरंत से भाग गए, मतलब भगदड़ मच गई। उधर से अकबर वालों को लगा कि अरे हमारा तो, ये हमारे राजा ने इनका राजा मार दिया, तो वो और हावी हो गए। तो जो भाग रहे थे उनको भी मार दिया गया, और जो ये लगभग बेहोश था इसका सर काट दिया बैरम खां ने। तो वहाँ फिर ढोल नगाड़े बजा दिए कि अकबर जीत गया। इस तरीके से पानीपत की सेकेंड लड़ाई, इसको चीटिंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि हर आदमी, भाई जब आपकी वॉर चल रही है तो हर चीज़ चलेगी, उसमें तीर भी मार सकते हो, गिर भी सकता है कोई, पर फाइनली अकबर जीता माना गया। और कौन हारा माना गया, हेमू एज सच हारा नहीं था, लेकिन वो तीर लगने के कारण फिर इसको मार डाला गया। पढ़ के देखो, हेमचंद्र, हेमू विक्रमादित्य। पहला पॉइंट टिक करना, हेमू हेमचंद्र रेवाड़ी का एक साधारण व्यापारी था। ये कोई था ही नहीं राजा वाजा, ये तो बाद में सेनापति बन गया था। किंतु शेरशाह के उत्तराधिकारी आदिल शाह ने इसको अपना प्रधानमंत्री बना लिया। शेरशाह था 1540 से 45 के बीच में, लिख लो यहाँ 40 से 45। शेरशाह पता है किसका दुश्मन था, हुमायूं का, यानी अकबर के पिताजी का। और उसके शेरशाह सूरी के वंशज का सेनापति कौन था, हेमचंद्र। तो अकबर को ये भी था कि इन लोगों ने मेरे दादा को बहुत दुखी कर रखा है, ये उसी वंश का सेनापति है जिन्होंने मेरे दादा को दुखी किया था, तो बदला लेने वाली भावना। दादा कहाँ, इसके तो पिताजी हुए ना, हाँ हुमायूं पिताजी थे इसके। चलो आगे देखो क्या कह रहे हैं ये। इन्होंने अक्टूबर 1556 में आगरा और दिल्ली पर आक्रमण करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो दिल्ली पे कब्जा किसने कर लिया, हेमू ने। हेमू किसी का सेनापति है, कोई राजा वाजा नहीं है। पढ़ के देखो, विक्रमादित्य के नाम से सम्राट बने, परंतु नवंबर अगले ही महीने 1556 पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर से पराजित हो गए। यहाँ लिख लो तीर, उससे तुम्हें याद रहेगा कि पराजय असली की नहीं थी, लेकिन ये इसी को बोलते हैं लक फैक्टर, इसी को कहा जाता है बाय चांस। भाई ये हो गया, इससे सारा इतिहास पलट गया। आगे पढ़ना, अकबर का संरक्षक था बैरम खां, इसने मारा था इसको, ने इसकी हत्या कर दी। ये दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक और अंतिम विक्रमादित्य थे। अभी तुम पढ़ रहे थे हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट, इसमें और उनमें क्या अंतर है, वो उत्तर भारत का था, ये दिल्ली का था, ये छोटे लेवल पर था, ये बड़ा बन भी नहीं पाता, क्योंकि एक्चुअल में इसका ब्लड जो था वो कोई वो नहीं थे लड़ाकू, क्या था ये, व्यापारी था। व्यापार करते करते सेनापति बन गया, फिर इसको लगा कि मैं ही बन जाता हूँ राजा। एक ट्राई किया था अक्टूबर में, नवंबर में कौन आ गया, अकबर और बैरम खां। एक ही महीने का राजा तो है, लेकिन हिस्ट्री में नाम अमर है, कारण पानीपत का दूसरा युद्ध। किस्मत में राजयोग नहीं था, अगर सोचो वो तीर ना लगता तो 100% कौन जीत गया था। हाँ, फिर हमारा इतिहास मुगलों का ना बनता, पता नहीं क्या इतिहास होता, वो शायद वाली बात होती। पर वो एक तीर जो इसकी आंख में लगा, और पता क्या कहते हैं कि हरियाणा का एक आदमी मदद कर रहा था इनकी, किसकी, जो ये अकबर वाले थे, उसका नाम था शाह कुली खान। तो बैरम खान ने बड़ी उसके लिए तारीफ़ों के पुल बांधे और कहा कि भाई तुम्हें हम प्रॉपर्टी देंगे, तुमने हमारी मदद की इसको मरवाने में। तो प्रॉपर्टी उसको दी थी नारनौल के आसपास की, वहाँ बाद में उसने एक महल बनवाया अपना, क्योंकि पैसे का मालिक बन गया, चारों तरफ पानी भरता था, नाम पड़ा जल महल।
चार तरफ पानी और बीच में एरिया। तो ये जल महल शाह कुली खान ने बनवाया। शाह कुली खान कौन? जिसने मदद की बैरम खां की। किसको मरवाने में? हेमचंद्र। अब इसका लॉजिक तुम ऐसे देख लेना, हेमचंद्र विक्रमादित्य अंतिम हिंदू है, और जिसका मैं नाम ले रही हूँ शाह कुली खान, ये भी मुस्लिम है, और जो अकबर आ रहा है, बैरम खां आ रहे हैं, वो भी मुस्लिम। कहीं ना कहीं आदमी अपनी थोड़ी वो करता है, प्रायोरिटी पर रखता है। वो कहानी थी। यहाँ लिख लो शाह कुली खान, उसने मरवाने में मदद की थी इसको। उसी को बाद में फिर प्रॉपर्टी मिली थी नारनौल के आसपास। और इसी साइड का लास्ट ये टिक कर लो, गोपाल सिंह। एक गांव पड़ता है हमारा फरीदाबाद में, एक तहसील पड़ती है बल्लमगढ़, अब उसको बोलते हैं बलरामगढ़। वहाँ का गांव है सीही। सीही यहाँ कहते हैं सूरदास का जन्म हुआ था। सूरदास जानते हो? भजन गाते थे भगवान कृष्ण का, अंधे थे, जन्मांध, जन्म से अंधे। कभी भगवान कृष्ण रियल में नहीं देखे, लेकिन वो अंधे होने के बावजूद और जन्म से अंधे, जिसको कोई आइडिया भी ना लग पाए। एक तो 10 साल तक आंखें भाई देखा हो, एक बिल्कुल अंधे, लेकिन भगवान का, कृष्ण का बचपन का इतना सुंदर वर्णन अपने भजनों में शब्दों में करते थे कि लोग सोचते थे यार इसको कभी दिखा भी नहीं कुछ, तब भी ये इमेजिन कर लेता है कि वो इतने सुंदर हैं भगवान कृष्ण, उनका ऐसा मनमोहक रूप है, और हम जिनकी आंखें, हमें भगवान वैसे दिखते ही नहीं। तो ये फेमस हुए थे, जन्म से अंधे थे। कहाँ जन्मे थे? नाम क्या था? सूरदास। सूरदास, सूरदास कहते नहीं, जो अंधा होते थे पहले मजाक में कहते थे अबे सूरदास है क्या, ऐसे मजाक उड़ाते थे। सूरदास जो जन्मांध थे लेकिन ग्रेट कवि थे। ये टिक कर लो, सीही। गोपाल सिंह राजा थे यहाँ के, सीही गांव के निवासी थे और बल्लभगढ़ की जाट रियासत के संस्थापक थे। सीही के ऊपर लिख लो सूरदास का जन्मस्थल, फरीदाबाद में पड़ता है ये। फरीदाबाद का मुगल फौजदार था कोई, वो दुखी हो गया, मुगलों का फौजदार। क्यों? क्योंकि ये जाट राजा गोपाल सिंह बार बार उनको दुखी करते, अटैक करते थे, कभी उनका सामान छीन के भाग जाते। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, ये एरिया तुम ही संभाल लो, तुम ही यहाँ के चौधरी हो। ये टिक कर लेना। इनके हमलों से परेशान होकर इन्हें बल्लभगढ़ का स्वामी, तो एग्जाम में पूछेंगे बल्लभगढ़ का स्वामी कौन था, क्या नाम था इनका? गोपाल सिंह जाट लिखते थे, ये पीछे पूरा नाम गोपाल सिंह जाट। बल्लभगढ़ का स्वामी और चौधरी स्वीकार किया। तो बल्लभगढ़ का स्वामी और चौधरी कौन बन गया? गोपाल सिंह जाट। किसने मान लिया? मुगलों के एक फौजदार ने कि भाई मेरे सिर में दर्द मत कर, रोज कलेश मत कर, तू ही यहाँ का स्वामी है। कौन से गांव का था ये आदमी? सीही, जहाँ कौन जन्मा था? सूरदास। किसकी भक्ति की सूरदास ने? कृष्ण भक्ति। यहाँ लिख लो कृष्ण भक्ति के भजन। चलो बाकी राजनीति वाले कल पढ़ेंगे, आज हमने इतिहास के पढ़ लिए। राजनीति में बंसीलाल, भजनलाल वगैरह आएंगे कल।